Hello friends, welcome to the EduByte, and here we start our previous paper 2014 post specific section. So here we start our question first. हम कर चुके थे वहाँ तक क्वेश्चन 10 तक पहले वाली वीडियो में कर चुके थे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन 11 है डिसलेक्सिया इज़ अ। तो डिसलेक्सिया क्या है? बिहेवियरल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है या मेंटल डिसऑर्डर है? तो ऑब्वियस है ये हमारा क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, और इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी के अंडर आता है डिसलेक्सिया। तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है विच अफेक्ट द वे, जो किसको करती है, उस हमारे उस रास्ते, उस वे को करती है, इफ़ेक्ट करती है जब हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और जो वो प्रोसेसिंग में आती है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें इंडिविजुअल की जो इंटेलिजेंस होती है वो अफेक्टेड नहीं होती है। डिसलेक्सिया क्या है? एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी है इस विच मीन्स इट कॉजेज प्रॉब्लम, यानी कि जो ये प्रॉब्लम कॉज करती है विद सर्टेन एबिलिटीज़, जैसे कि रीडिंग, स्पेलिंग और वर्ड ऑर्डर। इट इज़ कॉज्ड बाय एन इम्पेयरमेंट इन द ब्रेन्स एबिलिटी टू कन्वर्ट इमेजेस रिसीव थ्रू द आइज़ और ईयर्स इनटू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि जब हम अपने कानों से, आँखों से कोई भी इमेजेस या साउंड रिसीव करते हैं और वो हमारे माइंड में जाती है, तो उस टाइम हमारा माइंड उसको अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, मतलब उसको हम समझ नहीं पाते। रिसीव तो हो गई है लेकिन प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है, तो इस कारण ये इम्पेयरमेंट आती है। जो ये इम्पेयरमेंट है, इसकी जो सीवियरिटी है वो माइल्ड टू सीवियर हो सकती है, सिंस इट डज़ नॉट नेसेसरली अफेक्ट द इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंडिविजुअल की जो इंटेलिजेंस को ज़रूरी नहीं है कि वो अफेक्ट करे। जो डिसलेक्सिक पर्सन होता है वो दूसरे एरियाज़ में बहुत अच्छे से अचीव कर सकता है, ठीक है, रेगुलर स्कूल में पढ़ सकता है दूसरों के जैसे, लेकिन रीडिंग में उस एक्सपेक्टेड लेवल तक वो नहीं पहुंच पाता है, और इसको हम हिडन डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिज़िकली हम नहीं देख सकते हैं किसी भी बच्चे में या किसी भी पर्सन में कि उसको क्या है, डिसलेक्सिया है या लर्निंग डिसेबिलिटी है। उसके साथ इंटरेक्शन करके अगर उसको हम पढ़वाएंगे, रीडिंग करवाएंगे, तो ही हमारे सामने ये जो डिसेबिलिटी है वो अपीयर होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइन ऑफ रीडिंग डिफ़िकल्टी अमंग यंग लर्नर्स? तो नॉट साइन नहीं है रीडिंग डिफ़िकल्टी का। तो लेटर एंड वर्ड रिकॉग्निशन में वो डिफ़िकल्टी महसूस कर सकता है, रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी में डिफ़िकल्टी महसूस कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग वर्ड एंड आइडियाज़ में कर सकता है, लेकिन स्पेलिंग कंसिस्टेंसी में वो रीडिंग डिफ़िकल्टी नहीं करेगा। इजीली वो स्पेलिंग एक एक करके पढ़ लेगा स्पेलिंग कंसिस्टेंसी में। तो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में हम पढ़ चुके थे कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्योंकि ये क्वेश्चन रीडिंग से ही रिलेटेड है। तो इसमें जो डिफ़िकल्टी इंक्लूड होते हैं वो द साइन ऑफ चिल्ड्रन विद रीडिंग डिफ़िकल्टी इंक्लूड्स ये हो सकते हैं। रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को डिफ़िकल्टी महसूस कर सकता है। रिकॉग्निशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स हो सकता है। आइडेंटिफाइंग लेटर कॉम्बिनेशन, कुछ लेटर का कॉम्बिनेशन उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो सकती है। कॉम्प्रिहेंडिंग वर्ड एंड आइडियाज़, नॉट बीइंग एबल टू कॉपी फ्रॉम द बोर्ड से ढंग से कॉपी नहीं कर पाता है। अदर एरियाज़ ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्पेलिंग में रीडिंग डिफ़िकल्टी बच्चे को कहाँ नहीं आएगी, उसको स्पेलिंग कंसिस्टेंसी में नहीं आएगी। और जो यंग लर्नर्स करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं। राइटिंग प्रॉब्लम में जिसको प्रॉब्लम होती है उसको क्या कहेंगे हम, डिस्ग्राफिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंस्टिंक्टली मोटिवेटेड चिल्ड्रन? इंस्टिंक्टली मोटिवेटेड चिल्ड्रन कौन होंगे? नहीं है करेक्टरिस्टिक, नॉट द करेक्टरिस्टिक।
दे ऑलवेज सक्सीड, ये करेक्टरिस्टिक नहीं है कि वो हमेशा ही सक्सीड करेंगे। दे एंजॉय डूइंग देयर वर्क, दे हाई लेवल ऑफ एनर्जी वाइल वर्किंग, दे लाइक चैलेंजेस टास्क, ये तो उसकी करेक्टरिस्टिक है, लेकिन हमेशा ये वो सक्सीड करेंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड और इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मोटिवेशन रेफर्स टू अ ड्राइव और मोटिव टू डू समथिंग, मतलब हमें एक पुश मिलता है कि किसी भी चीज़ को हम करें, वो क्या है, मोटिवेशन है। दीज आर फैक्टर्स दैट एक्टिवेट डायरेक्ट एंड सस्टेन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इट कैन आइदर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में डिफरेंस देख लेते हैं। इट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज डूइंग एन एक्टिविटी और इनहेरेंट सेटिस्फेक्शन रादर देन सम रिवॉर्ड। इंट्रिंसिक में हम क्या देखते हैं कि कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, ना कि कोई रिवॉर्ड पाने के लिए। लेकिन इसका उल्टा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होगा, कोई भी वो एक्टिविटी, बच्चा एक्टिविटी करेगा लेकिन वो चाहेगा कि मुझे रिवॉर्ड मिले। व्हेन अ चाइल्ड, सेकेंड पॉइंट अगर हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन का देखें तो उसमें है व्हेन अ चाइल्ड इंगेजेस इन एक्टिविटीज़ ड्यू टू हिज पर्सनल इंटरेस्ट और एन्जॉय इन डूइंग द एक्टिविटी देन द चाइल्ड इज सेड टू बी, मतलब अपनी खुशी से, अपने पर्सनल इंटरेस्ट से उसको खुशी मिल रही है। अगर बच्चा ऐसे बिना किसी रिवॉर्ड के कारण अगर काम कर रहा है, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है वो। लेकिन जब बच्चा एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए, बाहरी रिवॉर्ड के लिए अपने इंटरेस्ट को ना देखते हुए सिर्फ बाहरी अवार्ड कि मुझे हाँ प्राइज़ मिलेगा, लेकिन फिर भी उसको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो फिर भी कर रहा है, लेकिन तो इसका मतलब क्या है, उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिला हुआ है। थर्ड क्या है, ज़रूरी नहीं है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में कि ये हम अपने इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं तो हमें इसमें सक्सेस ही मिलेगी, तो इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू सक्सेस। सेम एक्सट्रिंसिकली भी क्या है, डज नॉट नेसेसरली कि इसमें भी हमें सक्सेस मिले। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चाइल्ड डू थिंग्स फॉर फन और चैलेंज आल्सो इज डिस्प्ले अ हाई लेवल ऑफ एंथुसियाज्म एंड एनर्जी वाइल वर्किंग। इसमें इंट्रिंसिक मोटिवेटेड में हमने पहले ही पढ़ा था कि वो अपने खुशी से काम करता है, तो इसमें उसका जो लेवल होता है एनर्जी का और एंथुसियाज्म होता है वो हाई लेवल पे होता है, और वो चैलेंजेस भी एक्सेप्ट कर लेता है अपने फ़न के कारण। लेकिन एक्सट्रिंसिकली जो मोटिवेटेड बच्चे होते हैं वो डिपेंड करते हैं रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के ऊपर, ठीक है। जो इंट्रिंसिक होता है मोटिवेशन वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक्सट्रिंसिक में जो सब्जेक्टेड टू चेंजेस में चेंज होता रहता है, जैसा हमें रिवॉर्ड मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे। तो क्वेश्चन 14, द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट दैन वुमेन, ये हमारा क्या है, जेंडर बायस को शो करता है। जेंडर बायस, जेंडर का मतलब क्या है, फीमेल और मेल का एक सोसाइटी में होना और एक सिस्टम कंस्ट्रक्टेड है ये सोशली और कल्चरली कि मैन और वुमेन उसमें रहते हैं। जेंडर बायस का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर रिगार्डिंग गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन में मेनली होता है जेंडर बायस। सोसाइटीज़ अराउंड द वर्ल्ड पर्टिकुलरली द इंडियन सोसाइटी इनफोर्स जेंडर बायस विच लीड्स टू, मतलब मेनली ज़्यादातर सोसाइटीज़ में वर्ल्ड की सोसाइटीज़ में अगर देखा जाए तो इंडियन सोसाइटी ऐसी है इसमें जेंडर बायस सबसे ज़्यादा होता है। तो जेंडर बायसेस में क्या होता है, हाई इलिटरेसी रेट्स इन वुमेन कंपेयर टू मैन, अनपढ़ ज़्यादा पाई जाती हैं जो वुमेन हैं। जनरली मेंटलिटी क्या है कि जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं गर्ल्स के और स्मार्टर हैं, बॉयज़ ज़्यादा स्मार्टर और इंटेलिजेंट है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। लार्ज डिफरेंस इन रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल टीचर्स, रूरल स्कूल्स नॉट हैविंग सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज़ फॉर गर्ल्स, गांव में क्या होता है सेपरेट टॉयलेट्स नहीं पाए जाते हैं गर्ल्स के लिए, विच लीड्स टू पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स नॉट बीइंग कंफर्टेबल विद सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल, तो इसलिए उनके पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते कि गर्ल्स को स्कूल में भेजें। लो न्यूट्रिशन लेवल होता है गर्ल्स का,
हाई ड्रॉप आउट, सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट जो देखी जाती हैं वो गर्ल्स देखी जाती हैं, ठीक है। तो जेंडर वाइज नहीं होना चाहिए किसी भी फील्ड में, चाहे वो टीचिंग का हो, एजुकेशन का हो गर्ल्स के एजुकेशन का हो, किसी भी फील्ड में मीन्स। क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। Cherry took her class for a field trip and after coming back she discussed the trip with her students. It may be connoted as, मतलब वो अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप पे लेके गई और आने के बाद उसने ट्रिप के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स में डिस्कशन किया। तो ये क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, लर्निंग के लिए, फॉर लर्निंग, ठीक है। एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग का असेसमेंट, लर्निंग के लिए असेसमेंट, ठीक है। अब इनके बारे में डिफरेंस जानते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। असेसमेंट क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, जो हेल्प करता है टीचर की किस चीज़ में हेल्प करता है कि स्टूडेंट्स अच्छे से याद कर सकें और उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें, और इस चीज़ के लिए टीचर्स उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है? एक सिस्टमेटिक वे है किस चीज़ का? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, टू मेक जजमेंट, किसके रिगार्डिंग जजमेंट करने का कि स्टूडेंट क्या लर्निंग कर रहा है, स्टूडेंट्स लर्निंग के रिगार्डिंग जो जजमेंट होती है और उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये क्या है? असेसमेंट है। और एक क्या है? एक सिस्टमेटिक वे है। असेसमेंट को हम क्लासीफाइड कर सकते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, असेसमेंट फॉर लर्निंग में, असेसमेंट एज लर्निंग में। इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो जानते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? इट फोकसेस ऑन लर्नर्स अचीवमेंट अगेंस्ट सम प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड्स। तो पहले से जो प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके अगेंस्ट जो लर्नर अचीवमेंट करता है उसको हम कहेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और ये क्या है? समेटिव असेसमेंट रेफ़र करते हैं इससे। असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होगा? इट इज़ एम्प्लॉयड बाय टीचर, मतलब इसमें टीचर एम्प्लॉय करता है, टीचर बनाता है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कब? जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है उसके दौरान असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है। तो ये किसके अंडर आ सकते हैं? हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर। जब बच्चा खुद की परफॉर्मेंस एनालिसिस करता है, असेस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का सेकंड पॉइंट है हमारा, जनरली टीचर्स अंडरटेक दिस टाइप ऑफ असेसमेंट। टीचर लेते हैं इस टाइप का असेसमेंट। कब लेते हैं? एट द एंड ऑफ द टर्म टू ग्रेड और रैंक द लर्नर, बिकॉज सेम डिफरेंस है। समेटिव असेसमेंट से याद रख सकते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग को। समेटिव असेसमेंट में भी एंड ऑफ द एनुअली लिया जाता है। और अगर हम बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट या असेसमेंट फॉर लर्निंग की, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इम्प्रूव टीचिंग एंड इन्हांस लर्निंग। टीचिंग को इम्प्रूव करना और लर्निंग को बढ़ाना है इसका मोटिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव है। असेसमेंट एज लर्निंग की बात करें तो ये लर्नर को हेल्प करता है अपनी टू आइडेंटिफाई देयर नॉलेज गैप्स, कि उसकी नॉलेज में कहाँ कहाँ गैप हैं। अडॉप्ट अप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रेटजी, क्या क्या उसको लर्निंग स्ट्रेटजीज़ अपनानी है ताकि वो अपने लर्निंग को और अच्छा कर सके। एंड यूज़ असेसमेंट एज अ टूल फॉर न्यू लर्निंग, और असेसमेंट को वो एज अ नया टूल यूज़ करता है ताकि वो न्यू लर्निंग एक्सेप्ट कर सके या अपने लिए यूज़ कर सके। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आएगा द वेरियस वेज ऑफ कंडक्टिंग सच असेसमेंट इंक्लूड अ रिटन एग्ज़ाम। तो बहुत सारे असेसमेंट में बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि रिटन एग्ज़ाम ले लेना। असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए जो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ असेसमेंट मेथड्स होंगे, लाइक क्लास टेस्ट ले लिए हमने बच्चों से, फील्ड ट्रिप हो गया, क्विज़ हो गए, डिबेट्स हो गए, डिस्कशन हो गया, रोल प्ले हो गया, ड्रामा हो गया। असेसमेंट एज लर्निंग, इट इज़ डन थ्रू सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन। ये सेल्फ असेसमेंट और रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है क्या? असेसमेंट एज लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 16, द बेस्ट मेथड ऑफ चेकिंग स्टूडेंट्स होमवर्क। तो बेस्ट मेथड क्या है कि जो टीचर है वो अपने आप जो उसका रेगुलर वे है उसके अकॉर्डिंग उस होमवर्क को चेक करे। असेसमेंट क्या है? हमने पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, सिस्टमेटिक वे है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन टू मेक जजमेंट विद स्टूडेंट लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है,
सममेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? इट इज़ यूज टू इम्प्रूव टीचिंग एंड इन्हांस लर्निंग करता है। और इसमें हम जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक तरीका है वो क्या है? होमवर्क देना। इस होमवर्क देने का पर्पस क्या है कि टू हेल्प रिइंफोर्स व्हाट वाज टॉट इन द क्लास, की क्लास में क्या पढ़ाया गया उस चीज़ को दोबारा से रिइंफोर्स करना। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन बी डन इन द क्लास रूम इन द फॉलोइंग वे। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो हम क्लास में भी कर सकते हैं। किस तरीके से? ऑब्जर्वेशन करके, असेसिंग नॉन वर्बल फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड, क्लासरूम डिबेट्स एंड डिस्कशन करके, डेली होमवर्क का रिव्यू किया जाए टीचर्स द्वारा, ठीक है। इनफॉर्मल क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जाए, प्रेजेंटेशन रखे जाएँ, स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन दें क्लास में, डेली क्विज़ेस, रोल प्लेज, ड्रामा, फील्ड ट्रिप एक्सेट्रा। इससे हम क्या कर सकते हैं? क्लासरूम में ही फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 17, द प्रायोरिटी टू गर्ल्स एजुकेशन शुड बी गिवन। जो गर्ल्स एजुकेशन को प्रायोरिटी देना, महत्व देना क्यों ज़रूरी है? क्यों? द गर्ल्स वर बैडली, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ बॉयज़ इन द पास्ट, क्योंकि पास्ट में लड़कियों के ऊपर बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ। आजकल तो इतना नहीं है, लेकिन बहुत बुरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था, इसीलिए गर्ल्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। गर्ल्स एजुकेशन, एजुकेटिंग गर्ल्स सेव्स लाइव्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्गर फैमिलीज़, कम्युनिटीज़ एंड इकोनॉमी। ऑब्वियस है, अगर हम एक लड़की को पढ़ाते हैं तो 2 घरों को पढ़ाते हैं, मतलब 2 घर एजुकेट हो रहे हैं एक लड़की से, एक खुद एक आगे जहाँ जाएगी वो। एन एजुकेटेड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीजेज अ कंट्रीज प्रोडक्टिविटी एंड फ्यूल इकोनॉमिक ग्रोथ। जेंडर हम पढ़ चुके थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम बात कर चुके थे कि जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होना या डिफरेंटली ट्रीटमेंट करना किसी भी इंडिविजुअल को, ज़रूरी नहीं है वुमेन्स हो, उसमें बॉयज़ भी आ सकते हैं। तो जेंडर के किसी भी इंडिविजुअल का अगर हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। सोसाइटीज़ अराउंड द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली द इंडियन सोसाइटी में अगर हम देखा जाए तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अबाउट अ पर्सन और अ ग्रुप आर द प्री कंसीव्ड नोशन, पहले से ही धारणाएं बना ली जाती हैं उसके किसी भी इंडिविजुअल के रिगार्डिंग, तो वो एक कंक्लूड हो जाता है या फिर एज अ रिज़ल्ट क्या होता है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। गर्ल्स एजुकेशन शुड बी गिवन प्रायोरिटी, क्यों? बहुत सारे हैं। हिस्टोरिकल डाटा अगर हम उठा के देखें तो उसमें वुमेन के ऊपर पास्ट में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अगर इंक्लूडिंग एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन उनको नहीं मिली, हेल्थ केयर सिस्टम नहीं मिला, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होता था उनका, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, बैडली डिस्क्रिमिनेट हुई हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है। बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक फूड, खाना की अगर बात करें तो भी उसमें खाने के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन होता था वुमेन्स का। तो डिफाइंड एंड रिजिड जेंडर स्पेसिफिक रोल्स सच एज डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, मतलब जेंडर स्पेसिफिक रोल्स हैं, मतलब अगर घर का काम करेगी तो औरत ही करेगी। वुमेन नॉट गिवन एंटाइटलमेंट टू द प्रॉपर्टी, उनको घर में या फिर प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। वुमेन नॉट बीन इंक्लूडेड इन एनी इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग डिस्कशन मेकिंग जो है हमारा, कोई भी अगर हमें घर में डिसीजन लेना है उसमें भी उनको इंक्लूड नहीं किया जाता था। बेनिफिट्स क्या हैं गर्ल्स एजुकेशन के? लाइकली टू मैरी एट अ लेटर एज एंड हैव फ्यूअर चिल्ड्रन, अगर बाद में अगर वो एक अप्रोप्रिएट एज पे या बाद में अगर उसकी शादी की जाती है तो कुछ ही बच्चे वो पैदा करेगी। ओवरऑल हेल्थ और न्यूट्रिशन का ध्यान देगी, इम्प्रूवमेंट होगा। ग्रोथ, प्रोडक्शन, पॉपुलेशन में कमी आएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो ऑब्वियस है वो काम करेगी और ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प आउट करेगा। ग्रोथ क्या है? एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एंड दिस लीड्स टू जेंडर इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 18, द सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी। अब जान लेते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है? इट इनेबल्स ऑल स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, जितने भी बच्चे हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड, टू परस्यू एजुकेशन, उनको क्या दी जाए? रेगुलर एजुकेशन दी जाए।
या एजुकेशन दी जाए रेगुलर स्कूल्स में, हैविंग एन इंक्लूसिव एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट। और उस स्कूल रेगुलर स्कूल्स में क्या हो, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हो, एक तो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हो। It is a space where disabled children receive individualized and need-based education with the help of some specialized educational services। यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसमें इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बच्चों को इंडिविजुअली और उनकी नीड के बेस के ऊपर एजुकेशन दी जाती है। और स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल सर्विसेज में अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड में, तो स्पेशल एजुकेटर होंगे, स्पेशल उनकी बुक्स होंगी, सभी चीज़ स्पेशल होगी, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होगा। इट इंक्लूडेड अफेक्शन, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन अमंग नॉर्मल चिल्ड्रन। और इस तरीके से अगर हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन लाते हैं किसी भी रेगुलर स्कूल में, तो जो नॉर्मल चिल्ड्रन और डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके बीच में जो अफेक्शन, लव और रिस्पेक्ट रहेगी, उनको भी ये पता चलेगा कि ये बच्चे हमसे अलग नहीं है, हमारे ही जैसे बच्चे हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एज अ स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। लेस एक्सपेंसिव है, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें नहीं चाहिए। इट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ करिकुलम दैट सूट्स ऑल काइंड ऑफ लर्नर्स हुज एम इज़ टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर लाइफ। इसमें करिकुलम बनाना है लर्नर्स के लिए, ऑल काइंड, जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों के लिए, हर एक तरीके के बच्चों के लिए करिकुलम इसमें तैयार किया जाता है, जिसका एम होता है कि बच्चों को लाइफ के लिए तैयार किया जाए। द सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन मोस्टली डिपेंड्स अपॉन अ कम्युनिटी दैट एक्सेप्ट डाइवर्सिटी। और इन इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सक्सेस तभी संभव है जब हमारी जो कम्युनिटी है वो इसको एक्सेप्ट करे। क्यों? डाइवर्सिटी होगी, अलग अलग बच्चे होंगे, तो कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जो विभिन्नताओं को एक्सेप्ट करे। क्वेश्चन नंबर 19, द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज़ प्रोपाउंडेड बाय, किसने दिया था बेसिक एजुकेशन का आइडिया? वो थे हमारे महात्मा गांधी जी। तो बेसिक एजुकेशन क्या है? महात्मा गांधी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स ऑफ मैनकाइंड whose educational thoughts were relevant to life, need and aspiration of the emerging Indian society। तो उनकी एजुकेशनल थॉट्स किसके रिलेवेंट होते थे? लाइफ के, उनकी ज़रूरतों के, एस्पिरेशन ऑफ द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनकी क्या है, बेसिक एजुकेशन होती थी। गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन का जो आइडिया दिया था वो था कि सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी में स्मॉल सेल्फ रिलेवेंट कम्युनिटीज़ विद हों, विद इज आइडियल सिटीजन, उसमें आइडियल सिटीजन्स हों, बीइंग एन इंडस्ट्रियस, मतलब खुद का कारोबार हो उनका, सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो, जेनरस इंडिविजुअल हों, और स्मॉल कोऑपरेटिव कम्युनिटी में वो रहते हैं। दिस स्कीम इम्प्लाइड अ प्रोग्राम ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो स्कीम जो गांधी जी ने चलाई वो एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन था। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, एजुकेशन मीन्स एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो ये बात गांधी जी ने कही थी कि बच्चे का ऑल राउंड जो डेवलपमेंट होगा, या फिर ऑल राउंड हमें चीज़ें उस बच्चे में से निकालनी हैं, बॉडी, माइंड और स्पिरिट में से उनकी बेस्ट चीज़ें निकालनी हैं। Hence he believed in the total development of the human personality through education। उनकी ओपिनियन में जो वोकेशनल एबिलिटी और कल्चरल, स्पिरिचुअल और करेक्टर डेवलपमेंट था वो एजुकेशन का मेन एम था। He endorsed that education should provide for the harmonious development of a child's personality and thus emphasized the education of 3H। 3H उन्होंने क्या किए? हैंड, हेड एंड हर्ट, rather than 3 R's, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। तो गांधी जी ने 3H पे ज़्यादा फोकस किया था। हैंड मतलब हथकरघा, जो जितने भी काम थे हाथ के काम, हैंड, हेड में लाइक स्पिरिचुअल जितने भी हैं हमारे काम वो, हर्ट मतलब सबके लिए हार्मोनस डेवलपमेंट होना चाहिए हर्ट से रिलेटेड। तो आजकल के जो एजुकेशन है वो 3 R's पे है, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। क्वेश्चन नंबर 20, द बेस्ट रेमेडी फॉर द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू लर्निंग। बेस्ट रेमेडी क्या है? स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम, लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको बेस्ट रेमेडी दूर करने के लिए बेस्ट रेमेडी क्या है? डायग्नोस्टिक
लर्निंग। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। असेसमेंट हम पढ़ चुके थे कि क्या है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है और ये डिफरेंट स्टेजेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की डिफरेंट स्टेजेस पे हम इसको अप्लाई करते हैं और ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड सम्मेटिव असेसमेंट। सम्मेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट हम पढ़ चुके थे, दोबारा पढ़ लेंगे इसको। सबसे पहले आता है प्लेसमेंट असेसमेंट क्या है। इट इज़ कंडक्टेड बिफोर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से ये पहले होता है। क्या एनालाइज करने के लिए, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज या लर्नर की प्रीवियस नॉलेज जांचने के लिए क्या है, प्लेसमेंट असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, इट इज़ कंडक्टेड मोर देन वंस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग के दौरान एक से ज़्यादा बार जो असेसमेंट किया जाता है क्या करने के लिए, लर्निंग को इन्हांस करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है, इट इज़ कंडक्टेड अलॉन्ग विद फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ साथ ये चलता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, और जो बच्चों की या स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है रिलेटेड टू लर्निंग उसको सॉल्व किया जाता है। सम्मेटिव असेसमेंट क्या है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एंड पे कंडक्ट किया जाता है और लर्नर्स को रैंक या ग्रेड किए जाते हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट किस चीज़ में हेल्प करता है, इट हेल्प्स टीचर्स टू ऑर्गेनाइज टीचिंग एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ लर्नर्स। तो अगर बच्चों प्लेसमेंट असेसमेंट में वो जांचते हैं कि लर्नर्स को कितनी प्रीवियस नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग टीचर है अपनी टीचिंग एक्टिविटीज़ या टीचिंग मटेरियल इकट्ठा करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि ये असेसमेंट किस चीज़ों से पूरा होता है, किस चीज़ों से हम कर सकते हैं, क्लास टेस्ट लेके फील्ड ट्रिप्स, क्विज, डिबेट्स, डिस्कशन, रोल प्ले। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में आएगा रेमेडियल टेस्ट लिए जाएंगे इसमें, ताकि बार बार पता चले कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है। समेटिव असेसमेंट क्या है, एक रिटन एग्ज़ाम होगा एट द एंड ऑफ द टर्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के ऊपर और विद एक्सप्लेनेशन बनाएंगे।